प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो फर्स्ट है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स Fx इज इक्वल टू माइनस डी यू एक्स बाई डी एक्स। तो ये हम जानते हैं कि अगर हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, properties of conservative forces, for a conservative force Fx is equal to, for a conservative force Fx is equal to माइनस डी यू एक्स बाई डी एक्स। एक्चुअली ये माइनस डी यू बाई डी एक्स है। यू क्या होता है यहाँ पर, यू होता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डी यू बाई डी एक्स है। अच्छा, एक्स क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पर कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स पर डिपेंड कर रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। ये हमने इसका एक छोटा सा डेरिवेशन था, वो लास्ट क्लास में देखा। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है work done by a conservative force is independent of the path and given as work done by a conservative force. So W is equal to integration xi xf और fx dx। ये जो वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन कैसे निकलेगा, वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टोटल अगर निकालना तो उसको इंटीग्रेट कर दिया एक्स आई से एक्स एफ। तो अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास क्या है, जब वर्क डन है तो वर्क डन एक तो ऐसे निकल सकता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो के एफ माइनस के आई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा बड़ा होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा बड़ी होती है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा छोटी होती है, इसलिए के एफ माइनस के आई। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के केस में उल्टा लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के केस में लिखेंगे यू आई माइनस यू एफ। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होती है, इसलिए ज़्यादा वाले में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू आई माइनस यू एफ हो गया, ठीक है। ये होता है। थर्ड देखेंगे, थर्ड है द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड द क्लोज्ड पाथ इज जीरो। तो वर्क डन अराउंड द क्लोज्ड पाथ, work done around a closed path is equal to closed loop line integration, closed loop integration of fx dx is equal to 0. Closed loop integration of fx dx is equal to 0. Fourth, तो क्लोज्ड पाथ का जब भी हम कभी वर्क डन निकालेंगे क्लोज पाथ का तो हमेशा जीरो होगा। कंजर्वेटिव फोर्स में ये मैंने आपको एक लास्ट क्लास में ऐसे करके आप देखिएगा कि ऐसे करके हमने बताया था कि दो पाथ्स हैं, तो अगर ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और पाथ उससे वापस आ रहा है, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स इस तरह से लग रही है और फिर इस तरीके से सेम पॉइंट पर वापस रिटर्न भी हो रही है, तो हमने कहा कि वर्क डन जो है अराउंड द क्लोज पाथ हमेशा जीरो होता है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये भी डेरिवेशन हमने देखा है, ये भी देखा है और ये वाली चीज़, ये तीनों ही चीज़ें देखी, इनको तीनों को ना मतलब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समराइज करके लिख रहे हैं। फोर्थ देखिएगा, इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिव ऑन अ बॉडी देन इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो अगर किसी भी बॉडी पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही काम करेंगी, हम ये कहेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कंजर्व का मतलब कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। तो फॉर conservative forces total mechanical energy is
कंजर्व रहेगी, ये भी कॉन्स्टेंट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने एक जगह समराइज करके लिखी। उसके बाद पेज नंबर 21 पर आ जाइए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये वाले चैप्टर से 6 जो अगला अच्छा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। Conservation of mechanical energy in a freely falling body in a freely falling body। तो अगर कोई बॉडी फ्रीली गिर रही है, ऊपर से नीचे फ्रीली गिर रही है, तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, ये हमको देखना है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी यानी कि कांस्टेंट रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो देखिएगा क्या है, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m lying at position A at height h above the ground। As the body falls, its kinetic energy increases at the expense of potential energy। Its kinetic energy increases at the expense of potential energy। तो एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी खर्च होती है तब जाकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एट द एक्सपेंस मतलब उसके खर्चे पर। तो क्या है कि यहाँ पर ना हम एक डायग्राम ऐसे बनाएंगे, 3 अलग अलग पॉइंट्स लेंगे। पॉइंट एनर्जी का होगी उसकी काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक अलग अलग पॉइंट्स ले लेंगे, ए बी और सी। कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, हमने 3 अलग अलग पॉइंट्स ले लिए। पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं, इसमें ना ऐसे देखते हैं। ये है पॉइंट ए, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 0, वेलोसिटी 0 है, यानी कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या, हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसको ऐसे पकड़ा, उसको ऐसे छोड़ दिया। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़कर ऐसे छोड़ देते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, फिर क्या हुआ, ये ए से ऐसे धीरे धीरे ये बॉडी पहुंची पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर पहुंची तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई v, वेलोसिटी v हो गई। यहाँ वेलोसिटी 0 थी, तो वेलोसिटी को u बोल दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0। और फिर धीरे धीरे ये पहुंची पॉइंट सी पर। कोई बॉल है, कोई बॉडी है, तो इस पॉइंट पर जब ये पॉइंट सी पर पहुंची तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको बस ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है। जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करती है तो जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करती है उस वेलोसिटी को हमने मान लिया v डैश। इस वेलोसिटी को v डैश मान लिया, इस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करती है। पॉइंट ए पर, जब पॉइंट ए पर जहाँ से हमने बॉल को ऐसे ही छोड़ दिया तो वहाँ से वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर पॉइंट बी पर उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़कर हो गई v, और पॉइंट सी पर उसकी वेलोसिटी है वो हो गई v डैश। अच्छा, तो अब हम पॉइंट ए की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। अच्छा, और यहाँ से लेकर और नीचे ग्राउंड तक जो हाइट है हो गया h।
तो हमने कहा एट पॉइंट ए द बॉडी इज एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम यू स्क्वायर, अब यू कितना है 0, तो हाफ एम टू 0 का स्क्वायर, तो पूरा का पूरा 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो यू ए यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो इसको क्या बोलेंगे एम, भाई बॉडी का मास तो एम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, और यहाँ से लेकर और ग्राउंड तक की हाइट कितनी है एच, तो एम जी एच हो गया। तो अब जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसको बोल देंगे कैपिटल ई, इज फॉर एनर्जी, एनर्जी एट पॉइंट ए, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, तो 0 प्लस एम जी एच कितना हो गया एम जी एच। उसके बाद हमने ये कहा कि जब ये बॉडी मूव करेगी, ये बॉल मूव करेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मूव करेगी, मान लिया कि एक्स मीटर या एक्स ले लीजिए, सिर्फ कितना एक्स लेगी, तो बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना बचेगा एक्स माइनस एक्स, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एच है, इसको एक्स मान लिया तो ये एच माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, तो ये ए पॉइंट पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो एम जी एच हो गई। उसके बाद बात करेंगे एट पॉइंट बी, सपोज द बॉडी फॉल्स फ्रीली थ्रू हाइट एक्स एंड रीचेज द पॉइंट बी विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो हमने माना कि बॉल फ्रीली गिर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट तक वो गिरी, एक्स हाइट तक वो गिरी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो u थी यानी कि 0, और इसकी इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो हम ये कहेंगे, यहाँ लिखेंगे एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी बाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई ए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ए एस। तो एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर वेलोसिटी हमने कितनी मानी है, v मानी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, कौन सा मोशन ले रहा हूँ, a से b तक का मोशन ले रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या जगह क्या आएगा, जी आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एस कितना है एक्स, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx। स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx, तो हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा के बी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर कितना 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया एम जी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट बी पर हमको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो जैसे ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी यू बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, तो पॉइंट बी से और फिर ग्राउंड तक की हाइट कितनी बची एच माइनस एक्स, तो एम जी इंटू एच माइनस एक्स, तो ये हो गया एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो अब आप ये देखिएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई बी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये कितना हो जाएगा ए बी प्लस यू बी, और ये हो गया एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया एम जी एच आ गया। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए पर जब हमने निकाला था
टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पर निकाला तो भी mgh आया, पॉइंट बी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाला तो भी mgh आया। इसका मतलब पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर तो वो सेम है। अब जरा पॉइंट सी पर भी निकाल लेते हैं, इस पर भी सेम आएगा ग्राउंड पर, इस पर भी अगर सेम आएगा तो हम कहेंगे कि थ्रू आउट द मोशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। कंजर्व मतलब सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है जी। अब अगला देखते हैं एट पॉइंट सी। At point C. Now suppose the body finally reaches a point C on the ground with velocity v dash. Then consider in motion from A to C. तो अब अगर हम क्या करें, हमने ये कहा कि फाइनली जो बॉल है वो A से होते हुए B से होते हुए C तक पहुंच गई है, तो मैं A से लेकर C तक का पूरा मोशन कंसिडर करूँ। जब हमने ये मोशन कंसिडर करा तो हमारे पास ये हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी और फाइनल वेलोसिटी v dash थी। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा h? पहले डिस्टेंस कितना था जब यहाँ तक पहुँचे थे, तब डिस्टेंस था x, अब पूरा डिस्टेंस h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम ये करेंगे कंसिडरिंग द मोशन फ्रॉम कंसिडरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू सी। तो हम मोशन कंसिडर कर रहे हैं ए से लेकर और सी तक वाला। कंसिडरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू सी, तो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो जाएगा p डैश स्क्वायर। v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच। समझ गए होंगे, हमने ये ए से लेकर सी तक का पूरा मोशन कंसीडर करा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो उसको u बोल देंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी है v डैश, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v डैश। तो फाइनल वेलोसिटी v की जगह v डैश ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी u की जगह 0 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्लस जी लेते हैं, तो प्लस जी ले लिया और एस यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना एच हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया v डैश स्क्वायर, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी के ई, ये सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, तो के सी इज इक्वल टू हाफ m v डैश स्क्वायर। डैश स्क्वायर हाफ एम और v डैश स्क्वायर कितना आया 2gh, तो कोसेक कैंसिल आउट हो गया। Kc इज इक्वल टू हो गया mgh, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज mgh। ऐसे ही हम अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एट पॉइंट सी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी मतलब UC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। और जब हम यहाँ पर पहुँच गए, पॉइंट सी तक पहुँच गए, यहाँ पर पॉइंट सी तक पहुँच गए, तो सी तो ग्राउंड ही है, ग्राउंड से ग्राउंड का डिस्टेंस क्या कुछ भी 0 है ना, तो क्या हो जाएगा mg इंटू 0, तो UC हो जाएगा 0। देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू Kc प्लस UC, मतलब mgh प्लस 0 मतलब mgh, ये हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि तीनों ही पॉइंट्स पर हमने निकाला, पॉइंट ए पर निकाला तो भी टोटल एनर्जी mgh आई, पॉइंट बी पर निकाला तो भी mgh, पॉइंट सी पर आया तो भी mgh। इसका मतलब क्या है कि ये कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर है क्लियरली एज द बॉडी फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉडी गिर रही है ना, तो क्या हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी।
ठीक है। पूरी एनर्जी किसकी वजह से आई? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आई। फिर उसके बाद हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, mgh में से mgh सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो mgh थी पहले, उसमें से mgh को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कुछ घट रही है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। लास्ट तक आते आते देखा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो कभी भी किसी भी बॉडी में हम ये कहते हैं कि जहाँ पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घटती है और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ती है, ऐसा होता है। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन बताया भाई, युविका शुभ दोनों बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद देखिएगा क्लियरली, एज द बॉडी फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय एन इक्वल अमाउंट। हाउएवर इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है एट ऑल पॉइंट्स। दस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। फिगर बी शोज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड द कॉन्स्टेंसी ऑफ टोटल एनर्जी विद हाइट। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पर एक ना ग्राफ बना रखा है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर आएगा तो ये ग्राफ जरूर बनाना है आपको। इसमें पूछा जाए या ना पूछा जाए, बना दीजिए। देखिएगा इधर वाई एक्सिस पर हमने ले लिया एनर्जी, वाई एक्सिस पर हम एनर्जी ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं हाइट। अब एक डॉटेड लाइन ऐसे है, ये डॉटेड लाइन ऐसे है, मतलब ये धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ रही है। तो ये क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखिए पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, तो ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना। तो हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी हाइट के बढ़ने से, हाइट बढ़ती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। एक्स हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हाइट बढ़ रही है, एक्स एक्सिस पर मैं हाइट ले रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। और हाइट अगर बढ़ती जाती है तो काइनेटिक एनर्जी भाई घटती है। काइनेटिक एनर्जी घटती है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ जो ग्राफ आ रहा है ये काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी घटती है। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर अगर दोनों का, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अगर ये करा जाए, एडिशन करा जाए, तो टोटल एनर्जी के प्लस पी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर दिखा दी, ये वैल्यू दिखा दी कि ये टोटल एनर्जी की वैल्यू। भाई वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर एनर्जी ले रहे हैं। ये डॉटेड लाइन बस ये बता रहा है कि ये टोटल एनर्जी जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो हाइट धीरे धीरे जब बढ़ती है तो हाइट के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी घटेगी। आप देख लीजिए, हाइट अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी घटती है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी घटती है, पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, तो मिनिमम नहीं है, जीरो, ठीक है। तो ये ग्राफ एक तो आपको लर्न करना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जाती है वो देखेंगे, ठीक है। 1 मिनट दीजिए बस मुझे, अभी आप
चलिए जी, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं स्प्रिंग की। ठीक है, स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये हम जानते हैं कि जब हम स्प्रिंग को, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई स्प्रिंग है और हम स्प्रिंग को दबाएंगे तो स्प्रिंग को हमें दबाकर रखना पड़ेगा, नहीं तो स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड होता है, वो खुद को खोलता है। ठीक है, या स्प्रिंग को अगर हमने खींच रखा है तो स्प्रिंग जो है उसको खींच कर रखना पड़ेगा, नहीं तो स्प्रिंग वापस कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो स्प्रिंग के अंदर अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी, अगर आप उसको एक्सपैंड करेंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है उसके अंदर। तो देखिएगा, कंसिडर एन इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबली स्मॉल मास with its one end attached to a rigid support. Its other end is attached to a block of mass m which can slide over a smooth horizontal force. The position x is equal to 0 is the equilibrium position as shown in figure A. ठीक है, तो 3 डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर मैं। Potential energy of a spring. ये एक्स एक्सिस ऐसे, और ये मान लीजिए कि कोई बॉल है, दूसरी फिगर है बी। इसको मान लीजिए कि इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब ये है कि स्प्रिंग जो है ना वो चुपचाप रेस्ट में पड़ा हुआ है, स्प्रिंग को ना तो हमने एक्सपैंड करा है, ना ही हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट करा है, ना खींचा है ना उसको दबाया है, तो स्प्रिंग जो है वो अपनी मीन पोजीशन में है। तो मीन पोजीशन ये वाली हो गई। अब मैंने क्या करा, इसमें बी वाले केस में इसको स्प्रिंग को थोड़ा सा हमने खींच दिया, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक खींच सकते थोड़ा सा आगे आगे, स्प्रिंग थोड़ा सा खींच लिया तो खिंचा हुआ स्प्रिंग थोड़ा ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर हम ये कहेंगे x इज इक्वल टू 0, और इधर क्या होगा, इधर ये थोड़ा सा आगे हमने डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्टेंस आगे, x डिस्टेंस आगे, x ही है, डिस्टेंस को x मान लेते हैं, तो x डिस्टेंस आगे। ठीक है, और तीसरा देखते हैं जरा, सी पार्ट। हमने स्प्रिंग को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस करके भी उसको कितना कंप्रेस करा, मीन पोजीशन तो ये थी x इज इक्वल टू 0, इसको कितना कंप्रेस करा, लेफ्ट साइड में x डिस्टेंस कितना कंप्रेस करा। ये जो है ये रिजिड सपोर्ट है, मान लीजिए कोई वॉल है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, पहला वाला जो केस है, पहले वाले केस में ये कहेंगे Fs इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। x का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ है नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो स्प्रिंग की फोर्स भी 0 होगी, स्प्रिंग किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, फिर अपने यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैंने x को ना खींचा है, यानी कि आगे की तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो x को खींचा है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि x इज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है तो आपने अगर उसको खींचा है, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, यानी स्प्रिंग की जो फोर्स है, स्प्रिंग खुद को रीस्टोर करना चाहता है, जैसा था वैसा ही रहना चाहता है, तो Fs जो है वो लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो इस केस में जो Fs है दैट विल बी नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ लगेगा, और
राइट की तरफ अगर किसी चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो एफ क्या नेगेटिव, तो एफ क्या हो गया नेगेटिव हो गया। ठीक, अच्छा जी। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो क्या है नेगेटिव, जो स्प्रिंग का फोर्स है स्प्रिंग खुद को क्या करेगा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दबा रखा है उसको, खुलने की कोशिश करेगा। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इस तरफ राइट की तरफ लगेगा, यानी कि एफ हो जाएगा पॉजिटिव, इस केस में एफ पॉजिटिव हो जाएगा, स्प्रिंग का फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है जी। अब ये जो तीनों डायग्राम है, ए है इक्विलिब्रियम, बी है स्ट्रेच्ड, फिगर में देखिए नीचे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम स्ट्रेच्ड एंड कंप्रेस्ड स्टेट्स ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। तो इलास्टिक स्प्रिंग की ये तो इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी कि स्प्रिंग को आपने रेस्ट में रख रखा है, ये कंप्रेस्ड स्टेट है मतलब खींच रखा है, और ये वाली क्या है, सॉरी ये स्ट्रेच्ड स्टेट है खींच रखा है, और ये कंप्रेस्ड स्टेट है। तो तीनों अलग अलग स्टेट्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद जरा देखिएगा, उसके बाद मुझे इसमें क्या पढ़ना है, हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है वो देखेंगे। तो ये ना ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अभी समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्प्रिंग फोर्स Fs इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, according to Hooke's law, Fs is directly proportional to x. और Fs is equal to minus kx. Fx is equal to minus kx. ये जो k है ना, तो ये क्या है कि डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का स्प्रिंग बना हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी स्पाइरल नोटबुक है ना, तो इसमें साइड में जो लगा हुआ है ये भी एक स्प्रिंग है। तो ये किसका बना हुआ है, ये प्लास्टिक का लगा हुआ है। अभी प्लास्टिक के स्प्रिंग को कितना दबाएंगे, ये तो हल्का सा है स्प्रिंग, तो ये कितना एक्सपेंड होगा, जरा सा एक्सपेंड होगा, इसमें उतनी जान थोड़ी है, खींचोगे तो खींचा ही रह जाएगा। ठीक, अच्छा। और बहुत सारे स्प्रिंग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए बड़ी हैवी मेटल का स्टील का बना हुआ है, ठीक है, या ट्रक होते हैं, तो ट्रकों के जो शॉकर होते हैं, ठीक है, तो वो उनका सोचिए कि उनका जो स्प्रिंग है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता होगा। ठीक, तो क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि के की वैल्यू क्या होगी। के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के। अच्छा, तो Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की ऐसा यूनिट, के की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। The work done by the spring force for the small extension dx is, जब हम वर्क डन निकालेंगे तो हमें मालूम है। अच्छा, नेगेटिव क्यों आया ये समझ रहे हैं, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो Fs नेगेटिव, x अगर नेगेटिव है तो Fs पॉजिटिव, यानी कि फोर्स जो है स्प्रिंग फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट का ठीक उल्टा ही लगेगा। ठीक है ना, उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, जहाँ आप डिस्प्लेस कराएंगे उसकी उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा जी, अब देखिएगा द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर द स्मॉल एक्सटेंशन dx is, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू Fs into dx, Fs into dx। अब फोर्स स्प्रिंग फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब स्प्रिंग फोर्स हम निकाल चुके हैं माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, तो ये dw ये हो गया माइनस के एक्स डी एक्स, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। If the block is moved from an initial displacement xi to the final displacement xf, the work done by the spring force is, तो टोटल वर्क डन अगर निकालना ws, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको dws बोल दिया, एस इज फॉर स्प्रिंग है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, इसको बोल दिया dws। तो dws को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये हम जानते ही हैं कि अगर मैं dx करूँगा तो उसका इंटीग्रल x आ जाएगा, तो dws करूँगा तो उसका इंटीग्रल ws आ जाएगा।
अब आगे चलते हैं, वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। कहाँ से कहाँ डी डब्ल्यू एस की वैल्यू क्या है? माइनस के एक्स डी एक्स। और हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? हमें जाना है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स आई से फाइनल डिस्प्लेसमेंट एक्स आई, यहाँ तक जाना है। अब नेगेटिव और के इनको बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से। जो डी के साथ जो टर्म लिखा रहता है वही वेरिएबल होता है। तो इंटीग्रेशन किसका हो गया? एक्स डी एक्स, एक्स आई टू एक्स आई, ये हो गया। ये हो गया माइनस ए और एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स आई टू एक्स आई माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स आई टू एक्स आई। ठीक है, ये क्या होता है? ये देखिए, अगर याद ना हो तो मैं बता देता हूँ। एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो एक्स की पावर वन है इधर, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन प्लस वन यानी कि एक्स की पावर टू अपॉन वन प्लस वन यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद पहले फाइनल जो अपर लिमिट होती है वो डाल देते हैं, फिर लोअर लिमिट डाल देते हैं। किसकी जगह? वेरिएबल की जगह। वेरिएबल क्या है? एक्स। डब्ल्यू एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स एफ का स्क्वायर ऑन टू माइनस एक्स आई का स्क्वायर अपॉन टू। इसको अंदर ले जाइए तो माइनस के एक्स एफ स्क्वायर बाई टू माइनस माइनस प्लस के एक्स आई स्क्वायर अपॉन टू। डब्ल्यू एस इज इक्वल टू हाफ के एक्स आई स्क्वायर। भाई पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया, नेगेटिव वाले को बाद में। माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो if the block is pulled from xi and allowed to return to xi, अगर ब्लॉक को xi से ही पुल करें और उसको रिटर्न भी होने दें xi पर ही। ठीक है, मतलब जिस पोजीशन से आपने उसको खींचा है आप उसी पोजीशन पर आप उसको रिटर्न होने दें, तो आप कहेंगे फिर वर्क डन जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियल लिमिट भी, लोअर लिमिट भी xi, अपर लिमिट भी xi। तो क्या हो जाएगा? xi स्क्वायर बाई टू माइनस xi स्क्वायर बाई टू, वो आपका जीरो हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल केस बोला है, ये एक स्पेशल केस बोला है कि अगर स्प्रिंग को खींचकर और स्प्रिंग जहाँ से आपने खींचा है अगर वो रिटर्न होकर उसी पॉइंट पर आ रहा है तो आप ये बोलेंगे कि उस जगह टोटल वर्क डन है वो जीरो। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम पर यही बताया। The above discussion shows that the spring force is position dependent as is clear in Brooks law. Fs is equal to minus kx. फिर है the work done by the spring force depends on initial and final positions. ठीक है, तो वर्क डन जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है ये। और थर्ड है द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब एक्स आई से स्टार्ट करते हैं, अगर आप एक्स आई पर ही आते हैं तो वर्क डन जो है वो जीरो। ठीक है, इतना कर दीजिए ताकि जरा सा नेक्स्ट क्लास में करो। आवाज़ आ रही है?
इज इक्वल टू साइन क्यूब टू एक्स प्लस वन, तो हमने क्या करा तो अब हम क्या लगाओगे 3 साइन टू एक्स प्लस वन माइनस साइन 3 टू एक्स प्लस वन अपॉन 4, तो 3 साइन टू एक्स प्लस वन अपॉन 4 माइनस साइन 3 टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब जो है ये तो 3/4 हो गया, इसका हो गया माइनस cos 2x प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 cos 3 इंटू 2x प्लस 1। अब जो है ना अपॉन में 3 नहीं आएगा, अपॉन में आएगा 6, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2, तो अपॉन में 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो 24 बन जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ इस पर, साइन क्यूब 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 तो साइन 2x प्लस 1 ये भी बहुत बढ़िया मेथड है। ये कहाँ से देखा, ये मैंने क्लास में से कुछ करा, बहुत बढ़िया, ये उसने बहुत स्प्लिट करके बताया, बहुत बढ़िया। आंसर इसका सेम आ रहा था हाँ, स्टार्ट और करा। माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, तो कॉस 2x प्लस 1 को टी ले लिया, तो माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 dt/dx, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बस इसमें यहाँ पर नीचे आपको समझ में आ गया होगा 6, ठीक है। तो इंडेफिनिट है ना, तो आंसर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन दोनों मेथड बिल्कुल गुड इवनिंग।